हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी टारगेटेड क्लास को लेकर, जिसमें ज्योग्राफी की क्लास मैं आपकी ले रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपके माउंटेन्स, रिवर्स, डैम्स ये सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। आज हम लोग एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मानसून, और देखेंगे कि मानसून कैसे काम करता है और इससे जुड़ी सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मानसून की हम लोग बात करें तो मानसून देखिए एक अरबी शब्द है, एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि हवाओं का रुख मोड़ना, ठीक है, या फिर पीरियडिक। इसका मीनिंग की अगर बात करें हम लोग तो देखिए पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी जो हवाएं चल रही हैं उनका समय के हिसाब से या क्रमिक रूप से परिवर्तन ही हमारा मानसून कहलाता है। और यह मानसून एक अरबी शब्द है। इसकी खोज देखिए, सबसे पहले खोज किसने की थी? इसकी खोज अरब ट्रैवलर्स ने की थी, अरब ट्रैवलर्स। और कब की थी? देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसकी खोज हुई थी। देखिए, इसकी जो मानसून था, मानसून की खोज एक अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आई। क्यों? इस बात को जानते हैं। देखिए, इससे पहले आपको पता है कि जो ट्रेड्स वगैरह थे, जो नाव वगैरह से ट्रेड्स होते थे, वो इतने ज्यादा फ्लुएंट नहीं थे। अगर हम हड़प्पा काल को छोड़ दें, क्योंकि हड़प्पा काल में देखिए नावों से जो है व्यापार किया जाता था, लेकिन इससे पहले जो आज की नावों के बारे में हम देख रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो नाव होती है उसके पीछे मोटर फिट होता है जो उसको एक्सटर्नल थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है और नावें हमारी चलती हैं। लेकिन अगर आज से 2000 साल पहले की हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था। और जो नाव थी वो पूरी तरीके से पूर्णतया एकदम हवाओं के बल पर ही डिपेंडेंट थी। आप लोगों ने एक मशहूर सीरियल देखा होगा जो आज से तकरीबन 10 साल पहले के करीब आता था, सिंदबाद द सेलर। तो वहां पर जिस टाइप की जहाज दिखाई जाती थी, जैसे मान लीजिए ये जहाज हो गई और इसके ऊपर बड़े से ये जो पर्दे दिखाए जाते थे, ऐसे आज भी आपने देखा होगा ये ऐसे जो पर्दे दिखाई देते थे, एक्चुअली ये पर्दे क्या करते थे, ये हवा को रोकते थे और हवा जब इनसे टकराती थी तो आगे की ओर इनको फोर्स प्रोवाइड करती थी। ये जो हवा है जब टकराती थी तो आगे की ओर इनको फोर्स प्रोवाइड करती थी, जिस फोर्स के कारण ये आगे बढ़ते थे। तो सोचिए हवा का कितना बड़ा महत्व है नाव को आगे ढकेलने में। और नाव की जो दिशा होती थी हवाओं की दिशा के साथ ही जो है निर्धारित की जाती थी। आपने अगर देखा होगा जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस जो मूवी है, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो बहुत सारे उसके शोज हैं, जैसे ब्लैक पर्ल जहाज आपने देखा होगा जो कर्स था। अगर उसमें आप देखें तो जो कैप्टन है वो भी ऐसे कुछ जहाज को लेके उड़ता है और ऊपर ऐसे ये पर्दे लगे होते हैं। एक्चुअली ये इसीलिए होते ही हैं कि मतलब आने वाली हवाओं को रोकें, और हवा को रोकते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार इसको आगे की ओर बल मिलता है। क्योंकि देखो होता क्या है, हवा आ रही होती है, हवा का कुछ मोमेंटम होता है, वो इससे टकराती है, हवा की वेलोसिटी 0 हो जाती है टकराकर, और वो अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाव आगे की ओर बढ़ती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जरा एक बार भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के व्यापार के लिए ये बहुत कारगर साबित हुआ। तो आइए जरा देखते हैं इसको। अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो देखिए, अगर विश्व का मानचित्र हम देखना चाहें तो ये है हमारा भारत कुछ, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये अरबियन पेनिनसुला है। और देखिए ये अफ्रीका हो गया, ये अरब हो गया, और ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान हो गया। तो देखिए होता क्या है, वैसे तो ये हवाएं क्या करती थी। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि यहां से जो है हमारा 0 डिग्री पास होता है, या विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, इक्वेटर, वो यहां से पास होता है। और आपको पता होगा कि ये हवाएं हैं एक्चुअली,
ये इस दिशा में चल रही होती हैं, लेकिन जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, बस एक बार ऊपरी तौर पे समझ लीजिए। मैं आपको अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आखिर मानसूनी हवाओं का हमारे व्यापार और हमारे व्यापार के विकास में क्या योगदान था। ठीक है, तो देखिए जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ये दाएं ओर मुड़ जाती हैं और हवाएं अब जो है इस दिशा में चलने लगती हैं। ठीक है, इनका रिवर्सल हो जाता है, हवाएं जो है इस दिशा में चलने लगती हैं। तो जो अरब के जहाज थे वो देखिए, ये इनके जो जहाज हुआ करते हैं ये इस हवाओं के साथ इस दिशा में आते थे और भारत के पश्चिमी तट तक इनके जहाज आते थे अरबों के। और फिर देखिए क्या होता था, 3 या 4 महीने का जो मानसून हमारा रहता था, उसके बाद मानसून हवा विड्रॉ हो जाती थी और ये इन हवाओं के साथ भारत के तट पर आते थे। जैसे ये हवाएं हैं, इन हवाओं के साथ ये भारत के तट पे आते थे, क्योंकि इस समय अगर हवा का हम लोग देखें तो वेग कहाँ, पश्चिम यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही है हवाएं, तो ये इसके सहारे आते थे पश्चिमी तट पर और यहाँ पर 3-4 महीने तक रुकते थे। और यहाँ पर अपने अरबियन क्षेत्र से जो यूरोप, या यहाँ पर देखिए यूरोप है, तो यहाँ से जो भी माल आता था और अरब का अपना क्षेत्र का जो माल होता था या अफ्रीका का जो भी माल होता था, वो सब लाकर यहाँ पर भारत से एक्सचेंज करते थे। और भारत से ले जाने वाली सामग्री, जैसा आपको पता होगा कि यूरोप में वास्को डिगामा के आने से पहले तक यूरोप से कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था और जो भी मसालों का व्यापार होता था उस पर एकाधिकार सिर्फ किसका था, अरबों का था। तो यहां से भारतीय मसाले और भारतीय सूती वस्त्रों को ले जाकर अरब मार्केट में और यूरोप के मार्केट में बेचते थे। तो 4 महीने के बाद जब ये विड्रॉ हो जाती थी और हवा की डायरेक्शन फिर जब इधर इस दिशा में हो जाती थी, तब ये लोग वापस अपने साथ अरेबियन पेनिनसुला पे लौट जाते थे। और ये एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने बहुत सही तरीके से भारत के व्यापार को विकसित किया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये रिवर्सल क्यों होता है। जैसे हमें पता है पीरियोडिक रिवर्सल है, अभी इस दिशा में हवा जा रही फिर इस दिशा में जाने लगती है। तो आइए समझते हैं इसको कि आखिर रिवर्सल क्यों होता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग देखना चाहें तो इससे क्या साबित होता है कि मानसून का जो विकास था वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मानसून को समझने से पहले कुछ जरूरी तथ्य हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, ये हमारी पृथ्वी है और देखिए ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। और मैंने आपको जब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बताया था, अक्षांश एवं देशांतर बताए थे, उस समय मैंने आपको ये जिक्र किया था कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा, सूर्य की किरणें लंबवत देखिए इन्हीं दोनों के बीच में पड़ती हैं। और सूर्य की किरणें कभी लंबवत ना तो इसके ऊपर जाती ना इसके नीचे जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूर्य की वर्टिकल किरणें जो होती हैं, देखिए वो अगर हम लोग देखें तो सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत यहां पड़ती हैं और उसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी, देखिए जैसे अगर ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, यहां पर इसका झुकाव है सूर्य की तरफ, यहां पर सूर्य के, तो यहां पर अगर देखें तो सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ेंगी, यहां पर पड़ेंगी। और ये हमारा विषुवत रेखा है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही, यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं इस क्षेत्र पर। और जैसे जैसे हमारी पृथ्वी यहां से होते होते यहां तक आती है, तो यहां तक जब पहुंचती है तो सूर्य की किरणें फिर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती। देखिए ये विषुवत रेखा है और पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जब पृथ्वी हमारी घूमती घूमती यहां तक आती है, तो यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी विषुवत रेखा है और इस समय सूर्य की जो लंबवत किरणें यानी वर्टिकल किरणें वो यहां पर पड़ती हैं, यानी कि अब यहां पर पड़ने लगी सूर्य की लंबवत किरणें।
तो हम लोग ये देखते हैं कि सूर्य की लंबवत किरणें जो होती हैं यहां से शुरू होती हैं और धीरे धीरे खिसकते 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 यहां तक पहुंचती हैं, और यहां पर जब लंबवत किरणें पड़ने लगती हैं उसके बाद फिर विड्रॉ होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद लंबवत किरणें यहां तक जाती हैं, और ये क्रम इसी में साल भर चलता रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है। अच्छा, ये तो फिनोमिना हो गया हमारा लंबवत किरणों का। तो देखिए, जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारी धरती है और यहां पर सूर्य की किरणें अगर हमारे सर के ऊपर पड़ रही हैं, ये सन है, और इसकी किरणें अगर हमारे सर के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही तो देखिए क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा होगी और जो पानी होगा वो इवापोरेट होगा ऊपर, पानी जो होगा वो इवापोरेट होगा, और जो हवा होती है, जो एयर होगी, ठीक है, वो बहुत जल्दी, जो हवा है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। ये जो हवा है वातावरण की, हवा वातावरण की बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो देखिए, ऐसी दिशा में क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और सूर्य की किरणें अगर लंबवत यहां पर पड़ रही हैं, देखिए अगर यहां पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं तो यहां पर हवा जो है वो गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी। ये मान लीजिए सतह है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ये सूर्य की किरणें हैं और यहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। देखिए, दो फैक्टर आप याद रखिएगा, एक जो गर्म हवा होती है इसका घनत्व कम होता है, और देखिए ये हल्की होती है, और अगर ठंडी हवा की बात करें तो इसका घनत्व ज्यादा होता है और यह भारी होती है। तो देखिए, यहां पर अगर हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ये गर्म हवा है, और यहां पर अगर ठंडी हवा है तो देखिए अब होगा क्या, ये गर्म हवा जो है ये ऊपर की ओर उठेगी क्योंकि ये हल्की हो गई है, एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंड होने की वजह से इसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम होता जा रहा है और ये ऊपर उठ रही है, और इसके बदले इसकी जगह को कौन लेने चला आएगा, इसकी जगह को ठंडी हवा लेने के लिए चली आएगी और ये हवा ऊपर की ओर उठेगी। अब देखिए क्या होता है, यहां पर एक चीज समझने वाली बात है। देखिए, ऊपर से तो वायुमंडल का दाब लग रहा है, वायुमंडल का दाब लग रहा है, और नीचे से गर्म हवा के ऊपर उठने का दाब। तो ये जहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही होगी वहां पर क्या होगा, देखिए वहां पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर, क्योंकि वायुमंडल का जो दाब है उसको कुछ कम कर दे रहा है ऊपर उठने वाले हवा के दाब को। हवा का दाब जो ऊपर उठ रहा है वो वायुमंडल दाब को कम कर दे रहा है। अगर वायुमंडल के दाब को हम P मान ले और गर्म हवा के दाब को H मान ले तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P माइनस H। यानी हम लोग देख रहे हैं कि एक लो प्रेशर यानी जो नॉर्मल प्रेशर उसे कम प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र पैदा हो रहा है। जहां कहीं भी ऐसा होगा, निम्न दाब यानी जहां कहीं भी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी वहां पर निम्न दाब का प्रेशर क्रिएट होगा, या अगर कहीं पर निम्न दाब बन रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो है हवा गर्म है। और ठीक इसका उल्टा कहां पर होगा, ठंडी हवा नीचे की ओर डिसेंड करती है, तो जहां पर हवा नीचे बैठ रही होगी वहां पर हाई प्रेशर या उच्च दाब बन जाएगा। तो ये थी कुछ बातें। मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमने कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले पार्ट पर आएंगे जहां पर हम लोग समझेंगे कि आखिर मानसून होता क्यों है, और हम लोग वहां पर समझेंगे एल नीनो और ला नीना के बारे में। ठीक है, तो यहां से हमने क्या समझा कि जो सूर्य है हमारा वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमता रहता है, और जो लंबवत किरणें होती हैं
वो यहां से शुरू होती हैं और वापस यहां तक चली आती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, यहां से मैंने आपको बताया कि जो गर्म हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो निम्न दाब के क्षेत्र को बनाती है, और जब हवा ठंडी होती है और ठंडी होकर नीचे बैठती है तो वहां पर उच्च दाब को बनाती है। जहां पर गर्म हवा होती है तो गर्म हवा को भरने के लिए यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एयर एक्सपैंड होकर ऊपर जा रही है, तो यहां पर एक वैक्यूम या निर्वात क्रिएट हो जाता है, और इसको भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा बहुत तेजी से इस गर्म हवा के क्षेत्र को भरने के लिए पहुंचती है। इसीलिए हमें ये तेजी से बहने वाली हवाएं कभी कभी तूफान के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे अपने इस टॉपिक में। तो ये सारे बेसिक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मानसून ऐसे कैसे काम करता है अपने पार्ट 2 वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।